हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 9th की सोशल साइंस यानी कि एसएसटी की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी एसएसटी वर्कशीट 74 है और इसकी डेट है 27 जनवरी 2022। तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आपको अपने टीचर्स का नाम लिखना है जो आपको एसएसटी पढ़ाते हैं, और फिर आपको आपकी वर्कशीट स्टार्ट करनी है। जैसा कि आपको पता है, हम आपकी क्लास 9th की सिविक्स की बुक का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ये आपका टर्म 2 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो हम इसमें अभी तक जान चुके हैं कि इलेक्शन जो होते हैं वो कैसे डेमोक्रेटिक होते हैं, इलेक्शन क्यों नेसेसरी होते हैं, है ना, और इलेक्शन में कैसे कंपटीशन होता है, वो सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। इंडिया में इलेक्शन का कौन सा सिस्टम काम करता है, ठीक है। तो लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। हर 5 साल में लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभा के इलेक्शन होते हैं। एवरी 5 ईयर द टर्म ऑफ ऑल द इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव कम टू एन एंड। 5 साल बाद क्या होता है ना, जो भी चुने हुए हमारे नेता होते हैं उनका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है और उन्हें दोबारा चुनाव लड़ना पड़ता है। द लोकसभा और विधानसभा स्टैंड डिसॉल्व्ड। और क्या होता है, जो लोकसभा होती है 5 साल बाद अपने आप ही क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, मतलब डिसमिस कर दी जाती है, और फिर दोबारा इलेक्शन होते हैं और दोबारा से बनती है। अब देखो, इलेक्शन क्या होता है ना, 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं जनरल इलेक्शन। जनरल मतलब वही जो नॉर्मली होते हैं, हर 5 साल बाद होते हैं, ठीक है। इलेक्शन आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में होते हैं, और एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे सभी जगह पर होते हैं। ईदर ऑन द सेम डे और विद इन अ फ्यू डेज। मतलब या तो पूरे देश में या पूरे राज्य में एक ही दिन सारे इलेक्शन हो जाएंगे, या फिर एक टाइम पीरियड के अंतराल में, मतलब कुछ ही दिनों के अंदर, 1 महीने के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर पूरे राज्य में या पूरे देश में इलेक्शन हो जाएंगे। तो ऐसे होते हैं जनरल इलेक्शन, जो मतलब हर 5 साल बाद होने कंपलसरी होते हैं। अब एक होते हैं बाय इलेक्शन। बाय इलेक्शन क्या होते हैं, समटाइम्स इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर 1 कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू फिल द वेकेंट कॉज बाय द डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर। अब मान लो एक सीट ऐसी है जिसमें इलेक्शन तो हो गए, ठीक है, और जहां से जिस सीट से वो एमएलए चुने गए थे, किसी कारणवश या तो उन्होंने रिजाइन कर दिया या उनकी डेथ हो गई, तो अब ये वाली सीट क्या हो गई, वेकेंट हो गई ना। तो अब क्या करेंगे ना, यहाँ पर अलग से इलेक्शन करवाए जाएंगे, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि हर 5 साल के अंतर में करवाए जाते, नहीं। अब डेथ मान लीजिए उनकी 1 साल बाद ही हो गई, तो फिर 1 साल बाद दोबारा इलेक्शन करवाए जाएंगे। तो ये बीच में करवाए जाते हैं, ठीक है। और क्यों करवाए जाते हैं, क्योंकि डेथ हो जाती है या फिर किसी भी रीजन से रेजिग्नेशन हो जाता है उस पर्टिकुलर मेंबर का, तो उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ही इलेक्शन करवाए जाते हैं। इसे बोलते हैं बाय इलेक्शन, ठीक है। तो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होते हैं। अब देखो, आपको पता है इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, वहाँ पे एक दिन में इलेक्शन करवाना पॉसिबल ही नहीं है ना। और हम क्या करते हैं, पूरे कंट्री में जब इलेक्शन करवाने होते हैं या पूरे स्टेट में अगर इलेक्शन करवाने होते हैं, तो हम अपने स्टेट को या पूरे कंट्री को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए कि दिल्ली का जो है हमारा स्टेट है, अब दिल्ली को मैंने 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक ये हो गया, एक ये हो गया ना, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसे करके मैंने पूरे दिल्ली को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 7 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया, ओके। अब 7 के 7 पार्ट्स में ना अलग अलग इलेक्शन होंगे, जरूरी नहीं है कि सारे इलेक्शन एक ही दिन हो जाए। अब देखो, दिल्ली तो छोटा सा इलाका है, तो एक ही दिन में हो जाएंगे सारे इलेक्शन, लेकिन हमने अलग अलग पार्ट्स जो डिवाइड किए ना, उसे बोलते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये होती हैं सीटें। अब इसका मतलब ये मत समझ जाना कि बैठने वाली चेयर वाली सीट्स हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होती है वो वाले सीट्स। ये सीट्स का मतलब होता है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अलग अलग कंट्री, अलग अलग राज्य के पार्ट या फिर कंट्री के पार्ट्स, ठीक है। तो इन आवर कंट्री वी फॉलो एन एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। एरिया बेस पे, हम एरिया के बेस पे डिवाइड करते थे कि हाँ भाई, इस एरिया का एक अलग पोर्शन हो गया, इस वाले एरिया का एक अलग पोर्शन हो गया। तुमने देखा होगा तुम्हारे ही एरिया में तुम्हारे वाले कॉलोनी का जो एमएलए है वो अलग होगा, और वहीं तुम्हारे फ्रेंड की कॉलोनी का जो एमएलए होगा वो अलग होगा, तो वो एमएलए भी चेंज होते रहते हैं, ओके। In our country we follow an area based system of representative. The country is divided into different areas, ठीक है। कंट्री को अलग अलग एरियाज में डिवाइड किया जाता है फॉर द इलेक्शन पर्पस, चुनाव करवाने के उद्देश्य से, ठीक है। फिर क्या होता है, दीज एरियाज आर कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और ये जो एक इलेक्टोरल एक पार्ट जो है इसको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। द वोटर्स हु लिव इन दैट पर्टिकुलर एरिया 1 रिप्रेजेंटेटिव। और देखो यहाँ पर क्या होगा ना, जो लोग इस एरिया में रहते हैं वो सिर्फ इसी एरिया के लिए वोट करेंगे, ठीक है। अब ये मत समझना कि अगर यहाँ पर रहता तो मैं यहाँ के लिए वोट कर दूंगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप जिस एरिया में रहते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव आप उसी एरिया का चूज कर सकते हैं। वन ऑफ द फीचर ऑफ द डेमोक्रेटिक
डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज दैट एवरी वोट शुड इक्वल वैल्यू। अब सभी इलेक्शंस का, सभी वोटिंग का एक ही वैल्यू होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अमीर है तो अमीर व्यक्ति के वोट का वैल्यू भी ज़्यादा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दैट इज़ वाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर दैट ईच कंस्टिट्यूएंसीज शुड हैव इक्वल रफली इक्वल पॉपुलेशन लिविंग विद इन इट। तो इसलिए क्या ज़रूरी होता है कि एक हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ना इक्वल अमाउंट में लोग रहते हों। ऐसा ना हो कि यहाँ पर 2 लाख लोग रहते हैं और यहाँ पर 50 लाख लोग रहते हैं, ठीक है। तो इन 50 लाख लोगों में से कोई एक पर्सन इलेक्ट होगा और यहाँ इधर 2 लाख में से कोई एक पर्सन इलेक्ट होगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम प्रॉपर एरियाज डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन के बेस पे, ठीक है। तो ये मत सोचना कि कैसे भी डिवाइड कर देते हैं। अब देखो आपका उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है ना, इसीलिए सबसे ज़्यादा वहाँ पे सीट्स हैं, ठीक है। और अगर बात की जाए सिक्किम की तो वहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है, इसलिए वहाँ पे 1 या 2 ही सीट्स आपकी लोकसभा की आती हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, पॉपुलेशन के बेस पे सीट्स को डिवाइड किया जाता है। लोकसभा के इलेक्शन, देखो लोकसभा द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543। जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं यानी कि प्रधानमंत्री को इलेक्ट करने के लिए, पीएम को इलेक्ट करने के लिए जब वोटिंग होती है तो पूरे देश को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और वही जब देश के लिए चुनाव होते हैं लोकसभा के, और जब देश को पूरे कंट्री को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो पर्टिकुलर एक पार्ट से जो बंदा चुन के आता है उसको बोलते हैं एमपी, ठीक है। क्या बोलते हैं? एमपी। और अगर वहीं बात करें विधानसभा के इलेक्शन की तो ये पर्टिकुलर स्टेट में होते हैं, जैसे कि अभी यूपी में और पंजाब में होने वाले हैं, ठीक है। फॉर द विधानसभा इलेक्शन ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इन दिस केस द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखो जब विधानसभा के इलेक्शन होते हैं तो हम अपनी पूरी एक जो स्टेट होती है, पर्टिकुलर स्टेट, जैसे कि अभी यूपी में इलेक्शन हो रहे हैं तो हम पर्टिकुलर यूपी को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर देंगे, है ना। अब जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करेंगे वो पॉपुलेशन के बेस पर डिपेंड करता है। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी ज़्यादा होंगी और पॉपुलेशन कम होगी तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की संख्या जो है वो भी कम ही होगी। अब देखो एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही पर्सन इलेक्ट होंगे, है ना। तो वो जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से राज्यसभा के इलेक्शन में जो बंदा चुना जाता है, जो पर्सन इलेक्ट होता है, उसको बोलते हैं एमएलए, ठीक है। तो याद रखना लोकसभा के इलेक्शन में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो पर्सन इलेक्ट होता है उसको बोलते हैं एमपी, और वहीं विधानसभा के इलेक्शन में जो पर्सन इलेक्ट होता है एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से उसको बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना एमपी और एमएलए में। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि एमपी और एमएलए में डिफरेंस क्या है। For the panchayat and municipal corporation election, each village and town is divided into several wards that are like the constituencies. अब देखो तुमने सुना होगा तुम्हारे एरिया में एमसीडी के इलेक्शन होते हैं, है ना। तो एमसीडी के इलेक्शन जो है वो बहुत ही छोटे लेवल पे होते हैं, वो पर्टिकुलर सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ही उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जिनको वार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो समझ रहे हो ना आप, पहले कंट्री में इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के सबसे बड़े इलेक्शन होते हैं वो, ठीक है। फिर विधानसभा के इलेक्शन होते हैं आपके मुख्यमंत्री को चुनने के लिए, सीएम को चुनने के लिए, और जो आपके पंचायत के और म्युनिसिपल के इलेक्शन होते हैं ये बहुत ही छोटे लेवल के होते हैं जिनको ये एक पर्टिकुलर शहर में और टाउन में होते हैं, ठीक है। सबसे छोटे इलेक्शन यही होते हैं आपके। अब देखो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होता है। अब मैंने आपको बताया ना कि भाई एक कंट्री में जब भी इलेक्शन होते हैं तो एक कंट्री को हम अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो जो बातें बताएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्टेन वीकर सेक्शन मे नॉट स्टैंड अ गुड चांस टू गेट अ इलेक्टेड टू द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब जो सोसाइटी का एक ऐसा पोर्शन होगा जो वीकर सेक्शन से बिलोंग करता होगा, वीकर सेक्शन मतलब वही कि आपकी शेड्यूल कास्ट का होगा कोई भी पर्सन, तो वो जो है वीकर सेक्शन में आ जाएगा। गरीब इंसान कोई भी वीकर सेक्शन में आ जाएगा तो उसको तो फिर इलेक्शन में खड़े होने का मौका नहीं मिलेगा ना, क्योंकि उसके पास वो सब कुछ रिसोर्सेज पहले कभी थे ही नहीं, ठीक है। तो दे में नॉट हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, उसके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं होंगे, एजुकेशन नहीं होंगी, कॉन्टेक्ट्स नहीं होंगे उसके पास, ठीक है। टू विन द इलेक्शन में खड़े होना और जीतना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं, दोज हु आर इन्फ्लुएंशियल और रिसोर्सफुल में प्रिवेंट दैम फ्रॉम विनिंग इलेक्शन। इसीलिए क्या होगा, जो ज़्यादा पावरफुल बंदे ना, जो रॉबिन हुड पांडे जैसे टाइप के लोग होते हैं, जो थोड़े धाकर टाइप के लोग होते हैं, इलेक्शन में तो हमेशा फिर वही जीतेंगे, है ना। इफ दैट हैपन आवर पार्लियामेंट
parliament and assembly would be deprived of the voice of significant section of our population। तो ऐसे में क्या होगा, हमारी सोसाइटी का जो एक पोर्शन है, एक जो एक अंग है हमारे समाज का, वो आगे आने से रुक जाएगा, वो असेंबली में या राजनीति में भाग ही नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो हमारे जो संविधान निर्माता थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, वो इस बात से बहुत अच्छे से भली भांति परिचित थे कि ऐसा हो सकता है, जो वीकर सेक्शन है वो आगे नहीं आ पाएगा, इसीलिए उन्होंने क्या करा, रिजर्वेशन जो है वो दिया। Therefore, some constituencies are reserved for the people who belong to the scheduled caste and scheduled tribe. Currently in the Lok Sabha 84 seats reserved for the scheduled caste। अब देखो, बताया ना मैंने कि लोकसभा में कितने, पूरे देश को कितने सीट्स में डिवाइड किया जाता है, 543 सीट्स में डिवाइड किया जाता है। अब इन टोटल 543 में से 84 सीट्स ऐसी हैं जिनसे सिर्फ एससी कैंडिडेट या एससी कैंडिडेट ही खड़े हो सकते हैं। तो चुनकर कौन आएगा, कोई भी एससी कैंडिडेट आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे हमारे, जो एससी कैटेगरी के भाई बहन थे, वो भी आगे आ पाएंगे और राजनीति में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, और सिमिलरली हम एसटी लोगों के लिए भी 47 सीट्स जो हैं वो अपने असेंबली में रिजर्व करके रखते हैं। ध्यान रखना, वुमेन्स को इस चीज में कोई भी अभी रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं हुआ है, वुमेन्स के लिए अभी कोई रिजर्वेशन नहीं है लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन में, सॉरी विधानसभा के इलेक्शन में। ठीक है, दिस नंबर इज इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन। अब तुम सोच रहे होगे कि मैम ये कैसे बोल रहे हो कि 84 सीट्स इनके लिए है, एससी लोगों के लिए है, और 47 सीट्स एसटी लोगों के लिए है। तो ये भी इनकी पॉपुलेशन के बेस पे डिपेंड करता है। अब मान लीजिए आगे जाके एससी लोगों की पॉपुलेशन और ज्यादा बढ़ती है, तो फिर ये सीट्स की संख्या भी बढ़ाई जाएगी, और अगर सिमिलरली घटती है तो फिर सीट्स की संख्या भी कम की जाएगी। ठीक है, दिस नंबर इज इन द लोकल बॉडीज, this number is in the proportion of their share in the total population. In many states, seats in rural and urban local bodies are now reserved for the other backward class, यानी कि अब ओबीसी के लिए भी रिजर्वेशन मिलता है हमारे को देखने को। ठीक है, सिमिलरली 1/3 of the seats are reserved in rural and urban local bodies। अब देखो, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के और पंचायत के इलेक्शन होते हैं, इसमें वुमेन्स को भी 1/3 सीट्स जो है वो रिजर्व मिली हैं, लेकिन अभी लोकसभा में और विधानसभा के इलेक्शन में महिलाओं को कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है। ठीक है, तो हम आपके 4 क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा आपका लंबा जाएगा, बट आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर के ऊपर मैंने एक अलग से सेपरेट पूरा अपना लेक्चर बनाया है, जो आपकी बुक का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है, तो प्लीज़ आप उसको देख लेना, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, ताकि आप वो वीडियो आराम से देख पाएं और आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में फिर आ जाएगा। ठीक है, जनरल इलेक्शन क्या होते हैं, देखो, दीज इलेक्शन आर हेल्ड आफ्टर अ फिक्स टाइम इंटरवल, वही 5 साल बाद होते हैं ये वाले, तो है ना। और दीज इलेक्शन आर कंडक्ट थोरोली द कंट्री ऑन द सेम डे, पूरे कंट्री में सेम डे या फिर एक थोड़े से मतलब एक निश्चित अंतराल पे और निश्चित टाइम पीरियड पे जो है पूरे देश में होते हैं, पूरे कंट्री में होते हैं, पूरे स्टेट में होते हैं। दीज इलेक्शन आर कंडक्ट व्हेन द टेन्योर ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट गेट ओवर, ये तब होते हैं जब पूरी गवर्नमेंट जो है उसका टाइम पीरियड 5 साल का खत्म हो जाता है, तो दोबारा जब इलेक्शन कराने पड़ते हैं, तो ये जनरल इलेक्शन होते हैं। और वहीं बात की जाए आपके बाई इलेक्शंस की, तो दीज इलेक्शंस कैन बी हेल्ड एट एनी टाइम वेन एवर नेसेसरी, जब जरूरत होती है ये तभी हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि 5 साल का इंतजार करेंगे, नहीं, अगर 1 साल बाद ही सीट खाली हो गई तो दोबारा करवाओ इलेक्शन। ठीक है, दीज इलेक्शंस आर कंडक्ट ओनली इन द रिक्वायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही होते हैं जहाँ पे सीट खाली होती है। दीज इलेक्शंस कैन बी हेल्ड वेन एवर देयर इज अ सीट वैकेंट, जब सीट वैकेंट होती है तभी इलेक्शन करवाए जाते हैं। और सीट वैकेंट कैसे हो सकती है, डेथ की वजह से या फिर रेजिग्नेशन के द्वारा होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमपी एंड एमएलए। आ गया ना ये क्वेश्चन, देखो मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एमएलए इज लाइक एन एमपी, बट द डिफरेंस इज दैट एमएलए इज इन द स्टेट लेवल एंड द एमपी इज एट द नेशनल लेवल। तो एमपी की पोस्ट थोड़ी और ज्यादा बड़ी होती है, क्योंकि ये पूरे देश का होता है, और वहीं एमएलए सिर्फ एक पर्टिकुलर राज्य का होता है, स्टेट का होता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, इज देयर एनी रिजर्वेशन फॉर द वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट इलेक्शन। तो मैंने आपको बताया ना कि है ही नहीं वुमेन्स के लिए कोई इलेक्शन में रिजर्वेशन, तो नो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, what is the require when country is divided into electoral constituencies। जब हम अपने पूरे देश को इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर देते हैं, तो किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो देखो, व्हेन अ कंट्री इज डिवाइडेड इन इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज रेगुलर इंटरवल बेस्ड इलेक्शन इज रिक्वायर्ड, तब आपको निश्चित अंतराल में हर एरिया में इलेक्शन करवाने चाहिए। और एवरीवन मस्ट हैव राइट टू वोट, सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए उस इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लोगों को। ठीक है, एंड ईच वोट वैल्यू शुड बी 1 एंड इक्वल, और सभी वोट का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। तो बच्चे बस आपकी वर्कशीट इतनी थी। आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको क्या करना है, देखो लाइक करना है पहले तो,
फिर आपको शेयर करना है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप और मेरी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो से अपडेट मिल देते रहें और मेरे को सपोर्ट करते रहें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।